पूंजी लाभ से आय शीर्षक के इस 13वें भाग में आपका पुनः स्वागत। गत भाग में हमने पूंजीगत लाभों से संबंधित कर मुक्तियों के धारा 10 के प्रावधान के बारे में बात की थी। इस भाग में हम धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F के अंतर्गत दी जाने वाली कर मुक्तियों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। व्याख्यान के इस 13वें भाग में हम प्रारंभ करेंगे धारा 54 के अंतर्गत दिए जाने वाले पूंजी लाभ से संबंधित कर मुक्ति के प्रावधानों के बारे में। कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 54, आवासीय मकान के विक्रय पर पूंजी लाभ धारा 54 के अंतर्गत एलिजिबल एसएससी योग्य करदाता अर्थात कौन कौन से करदाताओं को यह कर मुक्ति उपलब्ध है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, व्यष्टि तथा हिंदू अविभाजित परिवार, यानी इन दोनों को छोड़कर किसी भी अन्य करदाता को धारा 54 की कर मुक्ति नहीं दी जाएगी। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, पूर्ण की जाने वाली शर्तें। देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, बिल्डिंग और लैंड्स एपर्टिनेंट देयर टू, किसी रिहायशी मकान जिसमें भूमि तथा भवन जुड़े हुए हों का हस्तांतरण होना चाहिए। इट मस्ट बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यह अनिवार्य रूप से दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे मकान से आय मकान संपत्ति की आय शीर्षक में कर योग्य होनी चाहिए। वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स एक्सीड ₹2 करोड़, जहां पूंजीगत लाभ की राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक हो। वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स एक्सीड ₹2 करोड़, वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया शुड बी, जहां पूंजीगत लाभ की राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक है, भारत में एक आवासीय घर होना चाहिए। परचेज्ड विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, हस्तांतरण की तारीख से 1 साल पहले या 2 साल बाद खरीदा जाए। कंस्ट्रक्टेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, हस्तांतरण की तारीख के बाद 3 साल की अवधि के भीतर निर्मित हुआ हो। वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, जहां पूंजीगत लाभ की राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। Where the amount of capital gains does not exceed ₹2 crore, the SSE, that is individual or HUF, may at his option purchase 2 residential houses in India within 1 year before or 2 years after the date of transfer, or construct 2 residential houses in India within a period of 3 years after the date of transfer, जहां पूंजीगत लाभ की राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। करदाता अर्थात व्यष्टि या हिंदू अविभाजित परिवार
अपने विकल्प पर हस्तांतरण की तिथि के बाद 2 वर्ष या 1 वर्ष के भीतर भारत में 2 मकान संपत्तियों का क्रय करता है, या हस्तांतरण की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के भीतर भारत में 2 मकान संपत्तियों का निर्माण करता है। Where during any assessment year the SSC has exercised the option to purchase or construct 2 residential houses in India, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year। जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान करदाता द्वारा 2 मकान संपत्तियों के निर्माण या क्रय के विकल्प के लिए वह बाद में अन्य या समान निर्धारण वर्ष के विकल्प का चुनाव नहीं कर सकता है। This implies that if an SSC has availed the option of claiming benefit of Section 54 in respect of purchase of 2 residential houses in Jaipur and Jodhpur seat, say in respect of capital gains of rupees 1.5 crores arising from transfer of residential house at Bombay in previous year 2019-20, then he will not be entitled to avail the benefit of Section 54 again in respect of purchase of 2 residential houses in, say, Pune and Baroda in respect of capital gains of rupees 1.20 crore arising from transfer of residential houses in Jaipur in previous year 2023-24, even though the capital gains arising on transfer of the residential house at Jaipur does not exceed rupees 2 crores। यदि करदाता जयपुर और जोधपुर में 2 मकान संपत्तियों के संबंध में धारा 54 के लाभ के दावे के विकल्प को चुनाव की उपलब्धता करेगा, गत वर्ष 2019-20 में बॉम्बे में स्थित आवासीय मकान के हस्तांतरण से उत्पन्न 1.50 करोड़ रुपए के पूंजीगत लाभ के संबंध में, तो वह अन्य 2 मकान संपत्तियों पुणे और बड़ोदरा में क्रय के संबंध में पुनः गत वर्ष 2023-24 में जयपुर के मकान संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न 1.20 करोड़ के लाभ के संबंध में धारा 54 के लाभ की उपलब्धता के लिए अधिकृत नहीं होगा, भले ही जयपुर में मकान संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। If such investment is not made before the date of filing of return of income, then the capital gain has to be deposited under the CGAS capital gain account scheme, to be discussed in another lecture later। यदि आय का विवरण दाखिल करने की तिथि से पूर्व उपरोक्त विनियोग नहीं होता है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत पूंजी लाभ को जमा किया जाएगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम को बाद में किसी अन्य लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय द एसएससी फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट and the amount so deposited shall be deemed to be the cost of new asset। नई संपत्ति के निर्माण या क्रय के लिए करदाता द्वारा प्रयोजित राशि और जमा की गई राशि नई संपत्ति की लागत मानी जाएगी। क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, छूट की मात्रा। इफ द cost of new residential house or houses, as the case may be, are greater than or equal to long-term capital gains, entire long-term capital gains is exempt। यदि नए रिहायशी मकान या मकानों जैसा भी मामला हो कि लागत पूंजी लाभ से अधिक या बराबर है तो
संपूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। इफ कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस और हाउसेज एज द केस में बी आर लेस देन long-term capital gain to the extent of cost of new residential house is exempt। यदि नए रिहायशी मकान या मकानों जैसा भी मामला हो कि लागत पूंजी लाभ से कम है तो नए मकान की लागत तक पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे। अब हम ये दो उदाहरणों से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, if the long-term capital gain is rupees 2.05 crores and the cost of new house is rupees 3 crores, then the entire long-term capital gain of rupees 2.05 crore is exempt। यदि पूंजी लाभ 2.05 करोड़ है तथा नए मकान की लागत 3 करोड़ है, तब संपूर्ण 2.05 करोड़ के पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे, क्योंकि पूंजी लाभ की राशि विनियोग की राशि से कम है। If long-term capital gains is rupees 2.05 crores and cost of new house is rupees 1.55 crore, then long-term capital gains is exempt only up to rupees 1.55 crores. Balance rupees 50 lakh is taxable at the rate of 20%। यदि पूंजी लाभ 2.05 करोड़ है और नए मकान की लागत 1.55 करोड़ है, तब 1.55 करोड़ तक के पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे और शेष 50 लाख रुपए पर 20% की दर से कर योग्य राशि होने से कर चुकाना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट बिफोर 3 years। पुरानी मकान संपत्ति बेचकर जो नया मकान क्रय किया गया है या नए मकान क्रय किए गए हैं, यदि उन्हें करदाता द्वारा 3 वर्ष तक अपने स्वामित्व में रखने से पूर्व ही बेच दिया जाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, अर्थात 3 वर्षों से पूर्व नई संपत्ति के हस्तांतरण के क्या परिणाम होंगे, अब हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। इफ़ द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड बिफोर 3 years from the date of its acquisition or construction, then cost of the asset will be reduced by capital gains exempted earlier for computing capital gains। यदि नई मकान संपत्ति का हस्तांतरण उनकी प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष से पूर्व किया जाता है तो अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना के लिए नई संपत्ति की लागत में से पूर्व स्वीकृत करमुक्त पूंजी लाभ को घटा दिया जाएगा। कंटिन्यूइंग एग्जाम्पल 1, उदाहरण 1 को अगर हम आगे समझने का प्रयास करें। इफ़ द न्यू हाउस वाज सोल्ड आफ्टर 20 months फॉर रुपीज़ 5 करोड़, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स वुड बी। यदि उदाहरण 1 को जारी रखते हुए बात करें, नया मकान 21 माह पश्चात 5 करोड़ में बेच दिया जाता है तो कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना इस प्रकार की जाएगी। शुद्ध प्रतिफल नए मकान संपत्ति को बेचने से 5 करोड़ रुपए घटाएं लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कैपिटल गेंस एग्जेम्प्ट अर्लियर। उस मकान की प्राप्ति की लागत 3 करोड़ रुपए थी, उसमें से 2 करोड़ 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है, तो 3 करोड़ में से 2 करोड़ 5 लाख रुपए घटाकर केवल इस मकान संपत्ति की लागत को 95 लाख रुपए तक सीमित कर दिया जाएगा और 4 करोड़ 5 लाख रुपए का अल्पकालीन पूंजी लाभ कर योग्य हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मिस्टर सी परचेज्ड ए रेजिडेंशियल हाउस ऑन July 20, 2017 for rupees 10 lakh and made some additions to the house
incurring rupees 2 lakh in August 2017. He sold the house in April 2019 for rupees 20 lakhs. Out of the said sale proceeds, he spent rupees 5 lakh to purchase another house property in September 2019. What is the amount of capital gains taxable in the hands of Mr. C for assessment year 2020-21? मिस्टर सी ने जुलाई 2017 को 10 लाख रुपए में एक रिहायशी मकान क्रय किया तथा अगस्त 2017 में 2 लाख रुपए लगाकर मकान संपत्ति का एडिशन यानी वृद्धि किया गया। उसने अप्रैल 2019 में इसे 20 लाख रुपए में बेच दिया। 5 लाख रुपए की राशि जो उसे 20 लाख रुपए प्राप्त हुए थे उसमें से एक नई मकान संपत्ति सितंबर 2019 में क्रय कर ली है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मिस्टर सी के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की राशि क्या होगी? The house is sold before 24 months from the date of purchase. Hence, the house is a short-term capital asset and no benefit of indexation would be available. क्योंकि मिस्टर सी ने मकान को क्रय की तिथि से 24 माह पूर्व बेचा है, अतः इस मकान संपत्ति पर अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा और लागत को सूचकांकित करने का कोई भी लाभ उपलब्ध नहीं होगा। सेल्स कंसिडरेशन 20 lakhs, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 lakhs, लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2 lakhs, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8 lakhs। विक्रय प्रतिफल 20 लाख रुपए, उसमें से घटाया गया है प्राप्ति की लागत 10 लाख रुपए, सुधार की लागत 2 लाख रुपए और घटाई गई है और इस प्रकार हमारे पास में अल्पकालीन पूंजी लाभ प्राप्त हुआ है 8 लाख रुपए। नोट: द एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जैसा कि हम जानते हैं, धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्ति का लाभ केवल दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के लिए उपलब्ध है। एज द हाउस इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मिस्टर सी कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। क्योंकि मिस्टर सी ने जो मकान बेचा है वह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति थी और उस पर होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ था, अतः मिस्टर सी को धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्ति दिया जाना संभव नहीं है। Thus the amount of taxable short term capital gain is rupees 8 lakhs। अतः अल्पकालीन पूंजी लाभों की राशि 8 लाख रुपए होगी और उनके द्वारा नए मकान के क्रय पर किए गए 5 लाख रुपए के निवेश का कोई फायदा आयकर अधिनियम में उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। इस अध्याय में हमने धारा 54 के बारे में बात की। अगले अध्याय में हम बात करेंगे इसकी अगली कर मुक्ति, कृषि भूमि के हस्तांतरण में पूंजी लाभ, धारा 54B, कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सेक्शन 54B। धन्यवाद।